एक ओमेगा अपने बेबी बम को पकड़ के एक लग्जूरियस से बेड पे बैठा हुआ है। वो इन सारी चीज़ों से अभी भी यूज़ टू नहीं हो पाया, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं आई, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है। ये एक कमरा एकदम टिप टॉप है, कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ से अपनी जगह पे है। ये ओमेगा अभी अपने आँखों से आंसू गिरा रहा है, क्योंकि अभी अभी उसके हस्बैंड ने उसे ह्यूमिलेट और इंसल्ट किया। ये उसके लिए नेचुरल है, क्योंकि अभी भी अपने शादी के 2 मिनट के बाद ही उसने उसके ओमेगा को डोमिनेट एंड ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया था। और वो ओमेगा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस ओमेगा के आसपास कोई नहीं था जो उसे ये बोल सके, कोई बात नहीं, अगर तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते हो तो चलो, हमारे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बाबा है तुम्हारे पास। लेकिन उसके मदर फादर ने उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसे बेच दिया है, ऐसा फील आता है। लेकिन नहीं, उसके मदर फादर ने उसे छोड़ा नहीं है। उसकी मदर चाहती है कि उसके ओमेगा अल्फ़ा के साथ वो रहे, हमेशा रहे। कोई ओमेगा नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को ऐसे मतलब बोले कि नहीं, तुम अपने अल्फ़ा को छोड़ दो। नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट नहीं करेगी, ऐसे नहीं बोलेगी। उसके मदर फादर अमीर नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार है जो लोगों को कैसे इज़्ज़त देनी है वो सिखाया है उसके मदर फादर ने। उसके मदर फादर की वजह से ही वो ये सारी चीज़ें कर पाता है, और वो अपनी मदर फादर से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि ये दुनिया उसके मदर फादर को कोई भी बातें सुनाए, इसीलिए वो चुप रहता है। वो नहीं जानता कि उसकी लाइफ के ये सारी चीज़ें वो कैसे करे। हर बार उसने अपने अपने पेरेंट्स को ऐसे ह्यूमिलेट होते हुए देखा है, और वो इस बार भी अपने मदर फादर को ह्यूमिलेशन इंसल्ट करके इस घर से जाते हुए देखा है। तो वो टूट गया है, बिखर गया है। वो समझ नहीं पा रहा कि अभी वो कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को मतलब अपने दिल दिमाग से निकाले। उसकी आंखों से पानी ऐसे बह रहे है कि वो रोकना चाहता है, वो रोना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। और वो जब अपनी गिरे गिरे के उसके टमी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी को नहीं कह रहा कि उसके टमी में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहता कि वो उन जैसे इंसानों के साथ कोई बात करे। उसे उसे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो और उसका बच्चा डिलीवरी के वक्त मर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे इन सारी चीज़ों से बहुत लिटरली इतनी ज़्यादा चिढ़ मच रही है कि वो नहीं जानता कि अभी वो क्या करे। वो अपने दर्द को सह रहा है एकदम चुपचाप से। तो उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है, एक अल्फ़ा अंदर आता है, और वो अल्फ़ा आते ही उस ओमेगा की तरफ देख के बोलता है, बीइंग लैंड बीइंग, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें करना बंद करो, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ये सारी चीज़ें जितनी कम करोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग, हाँ, ये हमारा विंग था जो रोते रोते अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है, और अभी उससे सहन नहीं हो रहा है। तो वो चिल्ला के बोलता है, लैन वांग जी, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने उस मतलब अपने उस प्राइड को नीचे कर दो। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने ज़िंदगी हाल में छोड़ दो। मुझे सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं आज़ादी चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग उठता है उस बेड से। तो ना वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। अभी सिर्फ वो 4 महीने का प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बेबी बम पूरे 8 महीने का दिख रहा है, क्योंकि उसकी बेबी बम में 2 ट्विंस बेबी है।
तो वहाँ पे ना वो विंग बहुत मुश्किल से उठता है और वो लैन वांगजी के आमने सामने खड़ा होता है और बोलता है, इन बच्चों को मुझे आज़ाद कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सारी चीज़ों से कोई भी तुम्हें हर्ट हो। तुम्हारे लायक नहीं हूँ मैं, तुम्हारी औकात से, तुम मेरी औकात से बाहर हो। तो न वहाँ पे वांगजी विंग को ज़ोर से हाथों से पकड़ के बोलता है, शादी करने से पहले पता नहीं था कि मेरी औकात तुमसे बड़ी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं पता था मुझे, मैं चाहता था अपनी फैमिली की पसंद से शादी करूँ एक अल्फाज से। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली की चॉइस ऐसी घटिया निकल जाएगी। ऐसा बोलते ही विंग को ना वांगजी एक थप्पड़ मारता है। वांगजी ये भी भूल गया था कि विंग की टमी में ट्विंस बेबी है। तो विंग क्या करता है ना, वो मतलब झटके से वो गिर जाता है। उसके जो बेड था ना, बेड के कॉर्नर पे उसका सर लग जाता है। तो वहाँ पे ना विंग जब ये बोलता है तो वांगजी गुस्से में बोलता है, अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से दूर जाना है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांगजी गुस्से में विंग का चेहरा पकड़ के ऊपर करता है। जो विंग के जो मतलब सर से खून बह रहा था और वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन विंग अपने हाथों को वांगजी से मतलब मुंह को हाथ से छुड़ाता है और बोलता है, लैन वांगजी, अपने औकात के हिसाब से एक ओमेगा ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी औकात में नहीं आती, तुम मेरी औकात से बहुत बड़े हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई भी बात सुनना पड़े। तो वहाँ पे विंग ना ये बोलता है और वो ना खड़ा हो रहा था, तब उसकी कमर पे भी चोट लग गई थी। और वांगजी जब देखता है कि विंग अपने बेबी बम को पकड़ के उठ रहा था, तब उसे याद आया कि हाँ शिट, ये प्रेग्नेंट है और उसने इसे कैसे किया। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। तो विंग ना उसे बोलता है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग अपने आप से उठता है और वो ना कमरे से बाहर जा रहा था। तो वहाँ पे अचानक से मैडम लैन आती है और बोलती है, औकात नहीं है फिर भी औकात से बड़े घर में शादी हो गई, लेकिन मतलब ठीक ढंग से रहना नहीं आया। तो वहाँ पे विंग जस्ट उसकी मदर इन लॉ को देख रहा था और उसकी मदर इन लॉ जब विंग की तरफ देखती है तो ना वो एकदम फ्रीज हो गई थी और वो वांगजी की तरफ देखती है और वो वांगजी को कुछ ना बोल के विंग को बोलती है। तो उसे ऐसे गुस्सा क्यों दिलाता है ऐसे। तो ना वो विंग को हाथ से पकड़ती है। तो विंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सब बोलता है तो मैडम लैन उसे ज़ोर से पकड़ती है और बोलती है, शट अप, मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स को कुछ हो जाए। तू अपनी मर्ज़ी कर सकता है जब मेरे बच्चे के बच्चे मतलब मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स इस दुनिया में आ जाएंगे। तो वहाँ पे विंग सिर्फ और सिर्फ अपने सर को नीचे कर रहा था, क्योंकि मैडम लैन ने विंग को बिठाया और वो ना उसको ड्रेसिंग कर रही थी और विंग ना चुपचाप वो बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो वहाँ पे वांगजी विंग के पास आता है, विंग को गोद में लेता है और उसे लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जा रहा था, नीचे उतर रहा था। चिंगन जुन वहाँ पे बैठे हुए थे, वो गुस्से में थे, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दबा रहे थे। जब वो देखता है कि विंग की हालत ऐसी है तो चिंगन जुन चिल्ला के बोलते हैं, लैन वांगजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अपने हाथ को कंट्रोल किया करो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, अपनी जिद से मेरी शादी इस थर्ड क्लास ओमेगा से तो कर तो दी, और अभी आप चाहते हैं कि मैं अपने गुस्से को काबू करूं। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता और मैं ना करना चाहता हूँ और मैं
इसे ऐसे ही टॉर्चर करूँगा क्योंकि आपकी गलती है। आपने मेरे क्लास की ओमेगा को क्यों नहीं चुना। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ चिंगेंजुन देख के गुस्से में बोलते हैं, उसे छोड़। चिंगेंजुन आते हैं, विंग को अपनी गोद में लेते हैं और उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। उसे लेके जाने के बाद विंग को पहले हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल में चिंगेंजुन को कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे चिंगेंजुन विंग के पास आता है और बोलता है, सॉरी, माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी ज़िद की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे लगा था कि मेरा बेटा तुम्हें मान लेगा, तुम बहुत प्यारे हो, मैंने आज तक के जितने भी ओमेगास देखे सबसे प्यारे ओमेगा हो तुम, दिल तुम्हारे सोने का है। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे चिंगेंजुन बोलता है, तुम अपने घर चले जाओगे, तुम लैंड मैंशन में नहीं रहोगे, अगर रहोगे तो तुम्हारा बच्चा और तुम ज़िंदा नहीं रहोगे। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है और मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब चिंगेंजुन की तरफ देख के बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं कोई श्राप हूँ, क्या मैं खुश नहीं रह सकता। तो वहाँ पे चिंगेंजुन बोलता है, तुम्हें खुश रहने का हक है बेटा, लेकिन मैंने जिस इंसान को तुम्हारे लिए चुन लिया था ना, वो गलत इंसान निकल गया। तो वह पे बोल के ना चिंगेंजुन अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और विंग की आँखें फूली हुई थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 2-3 दिन तो विंग को यहीं पे रुकना चाहिए और ऑफ कोर्स लैंस बहुत अमीर है तो उनका ये हॉस्पिटल है, तो ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। तो आधा एक 1.5 घंटा के बाद वांग जी वहाँ पे आता है और वहाँ पे देखता है उस विंग सो रहा है, उसके हाथों पे ड्रिप लगी हुई थी, वहाँ पे सलाइन चल रहा था, खून चल रहा था और एक नर्स विंग को चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही थी। विंग अभी एक लग्जूरियस से बेड पे बैठा हुआ था। हॉस्पिटल का सबसे लग्जूरियस कमरा विंग के लिए अपॉइंट किया गया था। तो वहाँ पे वांग जी आता है और देखता है कि विंग की हालत ऐसी है। तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, विंग के रिपोर्ट्स देखते हैं विंग को चेक करने के लिए। तो वहाँ पे एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट था ना, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देख के बोलता है, अगर उसके प्यार नहीं करते तो छोड़ दो, ऐसे उसे मारो मत, मर जाएगा। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ एक चीज़ वो बढ़ा देता है और रिपोर्ट्स बोलता है, पढ़ो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने मेडिकल भी हल्का फुल्का भरा है, तो तुम्हें भी पता होगा कि उसकी सिचुएशन कैसी होगी रिपोर्ट्स को पढ़ के। ऐसा बोल के गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट विंग की मतलब वांग जी की दोस्त थी। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो गुस्से में बोल सकती है अपने दोस्त को। जब ऐसे गुस्से में उसके साथ बात करते हुए देखता है ना, तो वांग जी को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। हर एक चीज़ जो होती है ना, वो विंग के ऊपर ही वांग जी डाल देता है, पता नहीं क्यों। उसे मज़ा आता है विंग को मतलब ब्लेम करके, ये सारी चीज़ें करके। तो ना वहाँ पे विंग ना जब थोड़ी थोड़ी अपनी आँखों को खोलता है और वांग जी सारे रिपोर्ट्स को पढ़ता है। सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है और अभी उसका गुस्सा एकदम ही शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता है। हर बार उसे ऐसे टॉर्चर करना कि सही है, उसे भी नहीं लगता। वो भी किसी ओमेगा को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन विंग की हरकतें ऐसी है जो वांग जी को गुस्सा दिला देती है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो ना वहाँ पे विंग जब होश भी आता है और वांग जी को देखता है, तो ना वो कुछ नहीं कहता, एकदम चुप रहता है। उसे ना अभी कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी थी क्योंकि ये सारी कॉन्वर्सेशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ना मतलब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों है, वाई। ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी उसे सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है
और वो पानी पीने के लिए उठने लगता है। तो वहाँ पे एक नर्स आती है और वो देखती है कि विंग अपने आप ही बैठने की कोशिश कर रहा है और वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो नर्स को भी बहुत गुस्सा आता है, ये कैसा अल्फ़ा है जो अपनी ओमेगा की इतनी तकलीफ़ों में भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे ना वो नर्स जाती है, विंग को बिठाती है, विंग के हाथ से वो ड्रिप को मतलब खोलती है। खोलने के बाद वो बोलती है क्या कुछ क्या है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है पानी। तो वहाँ पे वो नर्स विंग को पानी पिलाती है, बोलती है ठीक है अभी तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, ठीक है फिर ठीक से खाना। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता और वो अपना सर नोट करता है, बोलता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें और 2 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा और मैं यहाँ पे हर रोज़ नहीं आ सकता, मुझे काम है और मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता और वो चुप रहता है क्योंकि उसे अभी ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। तो वांग जी को इस बारे में भी गुस्सा लगता है कि ये ओमेगा इतना बकर बकर करता है और अभी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। कुछ तो बोले या फिर कुछ कहे कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर वो चाहिए, कुछ तो कहे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, वो एकदम चुपचाप रहता है क्योंकि उसे अभी कोई भी बात नहीं करनी है ऐसे इंसान के साथ जिस इंसान के साथ कोई कॉन्वर्सेशन करना या ना करना के बराबर हो, जिसे अपने बारे में ही सोचना हो, जो अपने बारे में ही सोच रहा है। तो वो क्यों उस इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन करे, बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। जो इंसान उसके कोई भी चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करता, जो इंसान अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहता, तो उस इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग का हाथ को ज़ोर से पकड़ता है और अभी अभी ड्रिप खोली हुई थी तो विंग के हाथ से ना वो जो खून बह रहा था। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, उसे दर्द हो रहा था लेकिन वो अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकालता। 2 मिनट तक वांग जी विंग के हाथ को ज़ोर से पकड़ के बैठा हुआ था लेकिन कोई भी मतलब कुछ भी नहीं सुनने के बाद ना वांग जी विंग का हाथ ज़ोर से झटक के वहाँ से चला जाता है और अपनी हैंकी से उसके मतलब विंग के ब्लड को पोंछने लगता है और विंग साइलेंटली से रो रहा था। और यही सारी चीज़ें उसके फादर ने देख लिया, विंग के फादर जेंग फैमिया, और वो एकदम ना फ्रीज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने उनके ऊपर इतना यकीन करके कभी किसी साथ रिलेशन नहीं रखा और उन्होंने पैसे देख लिया लेकिन वो अल्फ़ा कैसा है ये ना देख के सिर्फ पैसों पे जज करके अपने बेटे को ऐसे हैवान के हाथ में सौंप दिया। जब उन्हें पता चला था कि विंग हॉस्पिटल में है तो वो अपने ऑफिस से सीधा विंग के पास आ रहे थे और वो विंग को मतलब देखना चाहते थे। विंग उनका एक लौता ओमेगा सन था और 2 अल्फाज के बाद विंग हुआ था। विंग उनका बहुत लाडला था अपने घर में। तो वहाँ पे ना विंग के बाद मतलब विंग के साथ ऐसा होते हुए देखने के बाद चैंग फैम में एकदम फ्रीज हो गए थे और वो मतलब छुप गए थे वांग जी के सामने, वो बात नहीं करना चाहते थे। और वहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद एक नर्स आती है। नर्स आते देख के विंग के हाथ में खून देख के वो दौड़ के डॉक्टर के पास चली जाती है और वो ना डॉक्टर को जाके बोलती है कि उनके हाथ से खून निकल रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स आते विंग को ट्रीट करते हैं और विंग को ट्रीट करने के बाद बोलते हैं कि आपको अभी बहुत ही संभाल के रहना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट करता है और वहाँ पे उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और आते ही वो ना विंग की तरफ देखते हैं और विंग अपने फादर को देख के अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि उसके फादर की आंखों में उसने देख लिया था कि उसके फादर ने देख लिया है। तो वहाँ पे उसके फादर ना उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं घर, घर इंतज़ार कर रहा है मेरे आशन का। तो वहाँ पे विंग अपनी टेढ़ी आँखों से वहाँ मतलब
यंग फैमिया की तरफ देखता है और बोलता है लेकिन फादर वो मुझे नहीं जाने देगा। उसकी ज़िद दोनों बापे बोलते हैं सारे बर्बाद हो जाए, बर्बाद होते हैं तो, लेकिन तुम्हें नहीं देना, तुम्हें बहुत नाजों से पाला है हमने। हाँ, कितनी ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें नहीं दे पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं करते हम। तुम्हारी मदर को इस बार मैं समझाऊंगी, इस बार कोई मेरे बेटे को मुझसे छीन के दिखा दे। मैं चाहूँगा यार, मेरा एक ही ओमेगा सन है, मैं क्या चाहूँगा कि कोई उसे मार डाले। मैं इससे पहले बोलूँगा कि यार मेरे को मेरा बच्चा दे दो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को मारो मत। मैं दोबारा से मेरा बच्चा नहीं ले आ पाऊँगा। सिर्फ 2 या 3 साल हुए तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अगले 19 साल से मैंने लिए है, आगे भी ले सकता हूँ। ऐसा बोल के उसके फादर उसका हाथ पकड़ते हैं और विंग फूट फूट के अपने फादर की बाहों में चला जाता है और फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है फादर मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे और नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने ये सारी चीज़ें की है। मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुका हूँ रे पापा। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं शांत हो जाओ मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी, मेरा लव, मेरा शन, शांत हो जाओ। चलो घर चलते हैं, घर चलेंगे, घर चलने के बाद सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे विंग ना वहाँ मतलब जैंग फैमिली की तरफ देख के बोलते हैं तो वहाँ पे दूसरी तरफ से चिंगन जुन बोलते हैं उसे छोड़ दो। तो वहाँ पे वांग जी ना ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते हैं और डिवोर्स पेपर देते हैं और बोलते छोड़ दो। तो बोलता है कैसे छोड़ दो मेरा बच्चा। तो बोलता है ज़रूरत नहीं है तुम्हें उस 3rd क्लास ओमेगा बच्चे की, तुम एक क्लास ही ओमेगा से शादी करो, उसके साथ बेबी करो जो तुम्हारे क्लास के साथ मैच करे। वो बच्चा तुम्हारे साथ क्लास के साथ मैचिंग नहीं करेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डैड आप ये क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा है। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है नहीं वो तुम्हारा बच्चा है थोड़ा सा, लेकिन वो एक 3rd क्लास ओमेगा के कोख में है तो उसकी जैसा ही बनेगा। तो वहाँ पे वांग जी अपने फादर को गुस्से में देखता है, बोलता है फादर अब कहना क्या चाहते हो। तो बोलता है मुझे जो कहना है मैं वो कह चुका हूँ, डिवोर्स दे दो और अपनी ज़िंदगी अपने पसंदीदा ओमेगा के साथ जियो। मैं नहीं चाहता, मैं अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि उसके बेटे को मैं मार डालूँ। उसके बेटे को टॉर्चर तो मेरी वजह से हुआ ही है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसका ओमेगा बच्चा मर जाए। तो वहाँ पे वांग जी अपने फादर की तरफ शॉकिंगली देखते हैं, बोलते हैं फादर। तो बोलता है नहीं ये सच है, तुम उसे मार डालना चाहते हो तो इससे अच्छा है वो अपने फादर के पास चला जाए तो तुम भी खुश, वो उसे मरा हुआ सोच लो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ उसका फादर देख के ये बोलता है और उसका फादर की तरफ देख के वांग जी बोलता है फादर लेकिन। तो ना वहाँ पे वांग जी के फादर बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी कोई नहीं, अभी कुछ भी नहीं, ऐसा बोल के वो डिवोर्स पेपर्स आगे बढ़ा देते हैं। और गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा। ये थोड़ा सा टॉक्सिक होगा और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग टॉक्सिक पसंद करते हो तो प्लीज़ ये ज़रूर देखना। तो मेरे नए फ़ैन फिक्शन का पहला पार्ट कैसा लगा, और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा डार्क फ़ैन फिक्शन बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर ये डार्क
फ़ैन फिक्शन अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप अगर देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लगे होगा और ज़्यादा एपिसोड देखिए, फिर आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना और गाइस लाइक तो ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।